प्रोग्राम जुर्मों सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे जुराइम की वो कहानियां जिनका शिकार हम सब भी बन सकते हैं। लाहौर और पंजाब में जाली अद्वियात की तैयारी और फ़रोख्त का खौफनाक धंधा ज़ोरों शोर से जारी है और यूनान के करीब कश्ती हादसे में सियालकोट और वज़ीराबाद के लापता अफराद के अलमिये का भी जिक्र होगा। साथ ही FIA की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों और इंकशाफात के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले वाक़े की तरफ, जहां पंजाब में जाली अद्वियात की तैयारी और इनकी फ़रोख्त का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उम्मे फरवा लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कई सालों से देखने में आ रहा है कि जाली अद्वियात सरेआम मिलती हैं और ख़ास तौर पे मेडिकल स्टोर्स में ये इतनी आसानी से दस्तयाब होती हैं कि वो अफराद जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं और पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो ऐसी मेडिकल स्टोर्स पे जाके वो अद्वियात ले लेते हैं और बहुत सारे लोग बहुत से नुकसान का उनको सामना करना पड़ता है। बाज़ों का तो अपनी ज़िंदगी भी खो देनी पड़ती है। पंजाब के अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी 2012 में बनाई गई और इसका क्या मकासद थे और इसके जो मकासद थे बनाने के, अब तक उसके क्या फ़ायदे पहुँचे हैं और पंजाब के अंदर कितनी जाली अद्वियात मिल रही हैं, कितनी आसानी से मिल रही हैं और जो ड्रैब है वो अपना क्या काम करी है। इस वक्त हमारे साथ अज़हर सलीमी जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और अज़हर सलीमी जमाल साहब से ही हम जानते जो कि चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं, वही उन्हें मज़ीद तफसीलात जो है हमें उससे आगाह करते हैं। अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। अच्छा, ये बताइए कि पंजाब में हम क्या कह सकते हैं कि पंजाब ड्रग फ्री है? ड्रग फ्री इस सेंस में कि जाली अद्वियात के बगैर सारी अद्वियात मिल जाती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है और उसके अंडर हमारे सारे प्रोविंसेस काम करते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें हमारे जो फेडरल अदारा है ड्रैब वो देखता है और जो सेल और मार्केटिंग के लिहाज से जो ज़िम्मेदारियां हैं वो सूबे निभाते हैं और क्योंकि मैं सूबे में सरबराह हूँ, चीफ ड्रग कंट्रोलर, और अद्वियात की जो सेल है और उनकी जो मियार है उसको हम कंट्रोल करते हैं अपने सूबे के लेवल पे। तो इस ज़मीन में जो आपकी बात है कि अद्वियात आसानी से मिल जाती हैं स्पूरियत, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब की बात ही करूँगा, बाकी सूबों को तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। पंजाब इस वक्त माशाल्लाह अपने तारीख़ के बेहतरीन ड्रग कंट्रोल के लिहाज से दौर से गुज़र रहा है। जहाँ तक अब जाली अद्वियात का ताल्लुक़ है पंजाब में, तो हम उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कोई 170 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं हमारे और हर ज़िले के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, वो बड़ी जानफशानी से काम कर रहे हैं और जहाँ भी हमें कोई जाली अद्वियात के बारे में पता चलता है हम फौरी तौर पे वहाँ पे रेड करते हैं और दूसरी एजेंसीज़ जो FIA है और पुलिस है और दूसरे अदारे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले, उनके साथ हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और इन जो ऐसे जुर्म करने वाले लोगों को हम फौरी तौर पे जो है वो कानून की गिरफ्त में लेके आते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। अच्छा, इनको सप्लाई कौन करता है? जो जाली अद्वियात बनाते हैं, इनको वो अद्वियात जो वो बनाते हैं उसमें जो भी अज़्ज़ा शामिल करते हैं, उन्हें प्रोवाइडर कौन होते हैं? अच्छा, जब हम जाली दवाई कहते हैं ना, तो फिर जाली दवाई के अंदर तो कुछ होता नहीं। हमारा जो कानून की डेफिनेशन है ना, जाली दवाई वो है जिसके अंदर उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, उसको हम जाली दवाई कहते हैं। तो जाली दवाई के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, वो तो जस्ट वो उसने उस कलर का या उस कलर की गोली बना देता है या उस कलर की जो अपीयरेंस उसकी ऐसी दे देता है, अदरवाइज़ उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता या कोई और चीज़ डाल देता है उसका टेस्ट ऐसा बनाने के लिए, उसका कलर ऐसा बनाने के लिए, अदरवाइज़ उसके अंदर दवाई नहीं होती। आपका मतलब कहने का यही था कि वो दवाई कहाँ से लेता है, दवाई उसके अंदर नहीं होती। मोस्टली केसेस में दवाई नहीं होती, वो 0% होती है उसके अंदर। तो उसमें वो क्या चीज़ें शामिल की होती हैं? जो उसने दवाई की एक शक्ल दी होती है या दवाई का वो टेस्ट दिया होता है, वो बनाता किन चीज़ों से है फिर? वो तो आम जो जैसे आप कोई बच्चों के
जो खाने पीने वाली आम चीज़ें होती हैं वही उन चीज़ों को यूज़ करके, वही कलर, वही मशीनरी यूज़ करके उनको बनाया जा सकता है। टैबलेट्स बनाना सिंपल है, वो कई फार्म में जो अद्वियात के अलावा भी टैबलेट्स बनती हैं, तो वो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आम अज्जा होते हैं, उनको मिक्स करके बनाया जा सकता है। टैबलेट को जो शक्ल दी जाती है ना, वो देने के लिए या तो कैल्शियम कार्बोनेट या स्टार्च, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको शक्ल देने के लिए। बाकी दवाई जो मेडिसिन है वो उसके अंदर तो थोड़ी सी मिकदार होती है, वो इन्हीं चीज़ों के अंदर उनको मिक्स करके तो जब उसको पंच मशीन के अंदर से गुजारा जाता है तो उसकी टैबलेट बन जाती है। आम शहरी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए हैं और उनकी गली मोहल्लों में भी अब आपको पता है कि खुली हुई हैं इस तरह से मेडिकल स्टोर, तो उस शख्स को कैसे पता चलेगा कि जो उसने दवाई ख़रीदी है वो स्टैंडर्ड जो देखा गया है, जो मुकर्रर किया गया उसके मुताबिक वो मेडिसिन तैयार हुई है, ज़ायदुल मेयार नहीं है, गैर मेयारी नहीं है, जाली नहीं है, वो कैसे देखेगा? आप लोगों को तो, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको पता चल जाता है। हम लोग, जैसे मैं आम शहरी हूँ, मेरी तरह और लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो किस तरह जांचेगा कि ये मेडिसिन जो ली है कि वो सही है? ज़ाहिर है जो एक आम लेमैन है वो तो दुकान पे जाके उससे बिल नहीं मांग सकता कि आपने ये कहाँ से ख़रीदी है। तो जहाँ तक ज़ायदुल मियाद का ताल्लुक़ है वो तो उससे एक्सपायरी उसके ऊपर लिखी होती है, वो देख सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमने 43,000 लाइसेंसेस अपने सूबे में दे रखे हैं, ड्रग सेल लाइसेंसेस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं, और ये लोग ये लाइसेंस्ड हैं और ये ज़िम्मेदार हैं, इनके पास क्वालिफाइड स्टाफ होता है, इनकी हम सालाना और माहाना हर 3 माह बाद भी और 6 माह बाद भी इनकी इंस्पेक्शंस करते हैं। नाज़रीन, पंजाब में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी कैसे छापे मारकर मुल्जिमान को पकड़ती है। उम्मे फरवा ने बात की है ड्रग इंस्पेक्टर से जो इस वक्त जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हैं। जी उम्मे फरवा, बताइए उनका क्या कहना है इस हवाले से। आप लोग कार्रवाई करने के लिए जब जाते हैं ख़ास तौर पे मेडिकल स्टोर्स पे, तो किस तरह से इसको चेक करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो ये करते हैं कि सोर्स ऑफ परचेज़ जो है मेडिसिन की उसको चेक करते हैं। अगर क्या कहते हैं वो अनऑथराइज किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है जिसके पास कंपनी ने जिसको ऑथराइज़ ही नहीं किया हुआ बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली उस सूरत में वो सस्पिशियस हो जाती है दवाई कि ये ऑथराइज़ क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर जो उसको कंपनी ने नहीं बेची तो ये किधर से आ गई। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर से मुतल्लिका रब्ता करते हैं कि आपके पास ये दवाई आई कहाँ से। उस सूरत में जो है हमें या तो उसके पास होती है कंपनी की इनवॉइस होती है या दूसरे उसके डिस्ट्रीब्यूटर की वॉइस होती है, या तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। उधर से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो दवाई है ये क्या कहते हैं जाली की तरफ जा रही है। उस सूरत में फिर हम लोग आगे से वर्किंग करते हैं कि जी उन्होंने प्रोक्योर कहाँ से की, और फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग करते हैं। और उसके बाद जब हम लोग ये सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग जिस जगह पे वो बन रही होती है उसको जाके चेक करते हैं, और उधर से अगर मतलब हमें फिर आगे मिलती है और फिर जो बना रहे होते हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग कार्रवाई करते हैं एज़ पर लॉ जो है। अगर घरों के अंदर जिस तरह से जाली और गैर मयारी अद्वियात बनाई जाती हैं उस पर रेड करना हो, छापा मारना हो, तो आप लोग कैसे करते हैं? मैडम इसमें इस तरह से है कि जैसे अभी मेरे कोलीग ने भी आपको बताया कि हम जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड है हम उधर से स्टार्ट करते हैं, जो रिटेलर्स हैं जिनके साथ पेशेंट्स ने सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और जहाँ से वो अद्वियात को ख़रीदते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन एक लाइफ सेविंग ड्रग वो स्पूरियस पकड़ी है लाहौर के अंदर से। तो मैडम कोई भी ड्रग होती है तो उसका एक स्पेसिफ़िक बैच नंबर होता है। वो बैच नंबर जो मैन्युफैक्चरर जब उसको तैयार करता है वो उस पर एक स्पेसिफ़िक बैच नंबर लगाता है, उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो कब मैन्युफैक्चर की गई, वो कब एक्सपायर की गई, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैडम ये यूनिक होती है। उसके बाद मैडम हमारी जो नॉर्मल चेन होती है वो इस तरह से चलती है कि मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर वो ड्रग्स या मेडिसिन सप्लाई करता है अपने ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, और ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फिर लाइसेंस्ड जो रिटेलर्स हैं, फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स, इस तरह से ये चेन चलती है। अब पंजाब के अंदर हम इस साल 2024 में हमने इम्प्लीमेंट करवाया है पंजाब डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम।
कि जो मिडल के अंदर एंटिटी फॉल कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो सबसे पहले अथॉरिटीज़ को ऑनलाइन पोर्टल पे बताएगा कि वो कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन से इंपोर्टर की जो दवा है उसको बेच सकता है। अगर उसके पास वो अथॉरिटी लेटर नहीं है तो वो उसको बेच नहीं सकता। तो इसी तरह से मैडम हमें एक स्टोर से लीड मिली, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन एक इंजेक्शन है जो लाइफ सेविंग ड्रग है, कि उसके पास जो इनवॉइस थी वो उस ख़ास डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं थी। लाहौर में उसका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस। तो मैडम हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गए हैं तो उस वक्त तक हम जो ओरिजिनल असली कंपनी उसको तैयार की गई थी, हम उसको उसकी तस्वीर भेज चुके थे लेबल्स की, और हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये जो ड्रग है ये जाली है। उसके ऊपर जो QR कोड लगा हुआ था वो इनफेक्टिव था, इनवैलिड था। फिर जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसने हमें एक और बंदे का नाम दिया कि जो सप्लायर था। वो सप्लायर मैडम लाहौर के एक गेटेड सोसाइटी का रिहायशी था। और उसको जब हमने, चूँकि मैडम अब ये जो लोग होते हैं ये सारे के सारे अंडरग्राउंड काम करते हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं होते, ये अपने घरों से काम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है इनको टू कैच देम रेड हैंडेड, इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे तो फिर हमारा केस मजबूत होगा। क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस पे हम किसी को भी उस जुर्म साबित नहीं कर सकते। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपने लोकल मेडिसिन लेनी है या इंपोर्टेड लेनी है। लोकल मेडिसिन का ये होता है कि असर नहीं होता जितनी मर्ज़ी खा लें, लेकिन अगर इंपोर्टेड मेडिसिन वही ली जाए तो उसका असर भी हो जाता है। ये दो फ़र्क क्यों हैं? नहीं मैडम, ये इसमें थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल एक रीज़न है इसके पीछे। ये मेडिसिन की जो फ़िलासफ़ी है उसके अंदर भी हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक चीज़ को कहते हैं, कि प्लेसिबो के अंदर ये होता है कि एक कोई भी पेशेंट है उसकी ये नफ्सियात बन चुकी है कि जब तक वो कोई चीज़ खाएगा नहीं या जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। मतलब फ़िज़िकली उसको कोई एलिमेंट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल उसकी एक डिपेंडेंस है। और एक इसके साथ मैडम मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि आप अगर बाकी ममालिक देखिए, सिर्फ साउथ एशिया के अंदर ही अगर आप देखें तो वहाँ पे मैडम रिवाज या वहाँ पे प्रैक्टिस है जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग की। अगर आपको बुखार है तो वो आपको पैरासीटामोल लिख के देंगे कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए किसी भी मैन्युफैक्चरर की। यहाँ पे मैडम प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिवाज है ब्रांड की प्रिस्क्रिप्शन का, और ब्रांड्स के अंदर फिर जब हम जाते हैं तो जिस मॉलेज के पास या जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ उसने जो ब्रांड मुझे लिख दिया मैंने वही लेना। ये इसके अंदर एक फैक्टर है। जाली अद्वियात का कारोबार ना सिर्फ सेहत के लिए ख़तरा बन रहा है बल्कि इससे कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस सारे मामले पर उम्मे फरवा ने वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर से बातचीत की है। देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि हुकूमत जाली अद्वियात जो बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद क्या सख्त सज़ाएँ करने जा रही हैं और इस हवाले से इनके क्या आगे प्लान है वो इन्हीं से जान लेते हैं। ख्वाजा साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो मेडिसिन बनाने वाले यूनिट्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जो उसका प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। तो इस हवाले से भी आप कोई गौर कर रहे हैं कि आइंदा साल के लिए आप अच्छे कोई ऐसे इक़दाम कर जाएँ, प्रोसीजर आसान बना दें ताकि जो जाली अद्वियात बनाते हैं उनकी कुछ रोकथाम हो सके। आप इस पर हम देखें मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ सेक्टर जो है वो डिवॉल्व हुआ सूबों में, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बुनियादी रजिस्ट्रेशन थी वो वफाक के पास ही है। ड्रैप के नाम से जो इदारा है वो उनके तमाम तर मामला को ज़्यादातर देखता है। लेकिन अभी आज ही माशाल्लाह जंग और जियो ग्रुप के ताउन से एक बेहतरीन सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें ड्रैप के CEOs भी मौजूद थे। आज यही टॉपिक वहाँ पर डिस्कस हुआ कि हमें प्रोसीजर को ना सिर्फ आसान बनाना है बल्कि चीज़ों को स्पीड अप करना है ताकि जो NOCs हैं, जो फॉर्म 6-7 हैं, इनके हसूल में जितनी आसानी होगी जेन्युइन बिजनेसमैन उतना ज़्यादा जो है वो इसमें आएगा। और आपका बुनियादी सवाल बिल्कुल ठीक है, अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हौसला अफजाई करेंगे तो इन जैसे जाली अद्वियात का मकरू धंधा करने वालों की हौसला चिकनी होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको 2025 में इसमें बड़े अच्छे इनिशिएटिव नज़र आएंगे। जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो हमने जाली अद्वियात के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट किया था और मुझे याद है कि हमने
कोई 1150 के करीब FIRs की थी और लोगों को गिरफ़्तार किया था और इस सारे सूरत हाल का अल्हम्दुलिल्लाह कला कमा कर दिया था। लेकिन बाद में आने वाले उसको बरकरार नहीं रख सके और दोबारा वो जो अफरियत है उसने अपनी जड़ फैलाना शुरू कर दी। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा से ये टास्क साइन हुआ और आज हम 200 से ज़ायद रेड्स जो है वो कर चुके हैं। 125 से ज़ायद लोग जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं और यूनिट्स भी सील किए गए हैं, स्टॉक भी कब्ज़े में लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जैली अद्वियात बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका पंजाब से आलमोस्ट कला कमा हो चुका है, लेकिन जैली अद्वियात आज भी मार्केट में बिक रही हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमारे सूबों के बॉर्डर्स नहीं हैं। अगर सूबा बलूचिस्तान में, KP में, सिंध में या किसी और जगह पे, आज़ाद कश्मीर में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको लेकर पंजाब में ट्रांसपोर्ट कर देता है तो उसके लिए वो बड़ा आसान है। हम चारों सूबों को साथ लेकर एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाक से मैंने रिक्वेस्ट किया कि उस पर लीड ले। तमाम सूबे एक ही वक्त में इस अफरियत के ख़िलाफ़ जब अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे तो इन अनासर को छुपने में कहीं मदद जो है वो नहीं मिलेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उनकी GMP इंस्पेक्शंस पंजाब में कर रहे हैं। हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और जो हमारी आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाने के लिए बेपनाह अच्छे इकदाम शामिल हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम इकदाम का नतीजा निकलेगा। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दवाइयों के नाम नहीं पढ़ सकते, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो आप क्या असेंबली के अंदर कानून पास करेंगे? आज बड़ा डिजिटल दौर है और आपको पता है मोबाइल फ़ोन जो है वो तकरीबन हर बंदे के पास है। अगर हम बार कोड स्कैन करने का सिस्टम ले आएँ, अगर हम कोई ऐसी चीज़ जो है पैकिंग में शामिल कर दें, दवाई के ऊपर शामिल कर दें, उसके लेबल में शामिल कर दें कि जिसको देखकर उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये दवा असली है और जैली है या जैली है, तो वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मुकम्मल रब्ता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ मुसलसल लेज़ोन है। हमारे जो मैंने इस वक्त टेक्निकल एडवाइज़र रखे हैं उनमें फार्मास्यूटिकल के नुमाइंदे भी शामिल हैं, उनमें केमिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं, फार्मेसी चेन्स के नुमाइंदे भी शामिल हैं। हम उनके साथ मिलकर बैठकर एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे इंशाल्लाह 2025 में कि जैली अद्वियात के इस मकरू धंधे से इंशाल्लाह पंजाब के लोगों को हमेशा के लिए अल्लाह के फज़ल से निजात मिलेगी। जाली अद्वियात की तैयारी से लेकर मार्केट में आने तक कई मराहिल होते हैं जिसमें कई अफराद इसमें मुलव्वस होते हैं। फार्मासिस्ट हज़रात का इसमें क्या रोल होता है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अद्वियात लीगल फोरम के सदर हैं नूर, उन्हीं से हम जानते हैं। नूर, ये बताइए कि वजूहात क्या हैं हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जाली अद्वियात बनाई जाती हैं? वजूहात देखिए, पाकिस्तान में ना कंट्रोल जो है वो सही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है, ख़ास तौर पे नीम हकीम जो जाली जो सेक्स की अद्वियात हैं पाकिस्तान में आम हो चुकी हैं। नीम हकीम जो है वो सरेआम बेचते हैं और ख़ास तौर पे जो महंगे ब्रांड्स हैं मल्टीनेशनल्स के और टॉप कंपनियों के, वो ख़ास तौर पे KP के और बलूचिस्तान के बहुत सारे जो दूर अफादा इलाके हैं वहाँ पर जो है जाली अद्वियात पाकिस्तान में अभी फ़रोग पा रही हैं। वैसे इंडिया और चाइना की निस्बत तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी सूरत हाल है। इंडिया में 5% जाली अद्वियात बनती हैं, चाइना में 4% बनती हैं, पाकिस्तान में 1% के करीब अद्वियात ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड होती हैं और उसको असल कंपनी नहीं बना रही होती। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो महंगे ब्रांड्स हैं उस पर इस पर बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में है। ख़ास तौर पे जो ड्रग अथॉरिटी है उसको अपना चेक करना चाहिए, उसके अद्वियात की कीमतें और अद्वियात की रजिस्ट्रेशन हो, तमाम दवाइयों की कीमतें जो है वो अगर वेबसाइट पर होंगी तो वेरिफिकेशन जो है अद्वियात की बेहतर हो सकेगी। मसला ये कि पाकिस्तान में ख़ासकर KP में और पंजाब में तो है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान जो है वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि ड्रग अथॉरिटी इंतहाई नाकिस है। और ख़ास तौर पर पूरे सिंध में 70% जो अद्वियात वहाँ बनती हैं, लेकिन वहाँ पे ड्रग अथॉरिटी ना होने के मतलब कमज़ोर है वहाँ पे। तो इस पर सद्देबाब जो है इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान का एक अच्छा फेस चाहते हैं तो जाली अद्वियात पे काबू पाना होगा और पाकिस्तान में बेसिक रॉ मटेरियल्स भी बढ़ाने होंगे। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे सरकारी अप्रूव्ड जो हैं इस पे पाकिस्तान में जो अद्वियात साज इदारे उन पे भी वही सज़ा है और जो जाली बनाते हैं उस पर भी वही सज़ा है। मैं समझता हूँ कि लीगल जो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रखती हैं उनके सज़ा के बजाय, उनकी जेलों के बजाय उन पर भारी जुर्माने होने चाहिए, जैसे अमेरिका में और बरतानिया में दीगर मुल्कों में होता है। अच्छा, जो जाली अद्वियात बनती हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, पहली बात तो ये कि जाली अद्वियात बनाते ही क्यों हैं, बनती ही क्यों है, ये कारोबार होता ही क्यों है, और दूसरा वो किन चीज़ों से बनाते हैं?
देखिए पाकिस्तान में ख़ास तौर जिनसी अद्वियात जो हैं सऊदी अरब में और UAE में तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह की ममानियत है, एक तो वजह यह कि डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पाकिस्तान की जो ड्रग अथॉरिटी है मॉनिटरिंग नहीं करती। जाली अद्वियात का 95% कारोबार 90% कारोबार जो है ऑनलाइन होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो इस पे जो है नए कानून बनाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में सिर्फ जो है इस वक्त 85 ड्रग इंस्पेक्टर है, इतना बड़ा सूबा है, और पूरे पंजाब में वफाक का सिर्फ एक FID है इंस्पेक्टर। तो इस पे जो है उनको फौरी तौर पे इक़दाम करने चाहिए और ख़ास तौर पे फार्मासिस्टों का सैलरी पैकेज और चीज़ें बढ़ाएं और उनका नेटवर्क और उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। जब एक ड्रग इंस्पेक्टर जिसने जाली अद्वियात पकड़नी है, उनको तो ना ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ना TADA दिया जाता है, ना पेट्रोल दिया जाता है। तो इस वजह से भी जो जिस तरह 1122 है, इस तरह जाली अद्वियात की तदारुक के लिए भी इस तरह की बनना चाहिए, इस तरह की कंपेन होनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे पाकिस्तान में अद्वियात कंट्रोल होंगी, कीमतें कंट्रोल होंगी, जालसाजी पे काबू पाएंगे तो क्वालिटी मेडिसिन पाकिस्तान में बिक सकेंगी। अभी वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे के शिकार सियालकोट और वजीराबाद के लापता अफराद के बारे में। आप हमारे साथ रहिए। नाजरीन, अब चलेंगे अगले वाक़े की जानिब। यूरोप जाने का ख्वाब समुंदर में डूब गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता और जाँ बहक होने वाले मुतादिद अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 12 से 14 साल के दरमियान थी। हमारे नुमाइंदे उमर एजाज वाक़े के मुहर्रिकात के बारे में आगाह करें हैं और साथ ही इन्होंने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात भी की है। आइए आपको दिखाते हैं इनकी दर्द भरी कहानियाँ। जी, यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले शबीर अहमद के घर हम पहुंचे हैं इस वक्त। ये सियालकोट की तहसील पसरूर का नवाही गांव गखड़वाली है, जहां से उसका ताल्लुक है। 2 जो बच्चे थे आबिद और सुफियान, उनकी तो इतला आ चुकी है कि वो दोनों जो है वो जाँबाक हो चुके हैं उस कश्ती हादसे में, जबकि शबीर की अभी तक कोई इतला नहीं आई। शबीर अभी तक लापता है। मैं इस वक्त उनके घर में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा घर जो है, पूरा ख़ानदान जो है इस वक्त गम में मुब्तला है और यहाँ पर हर आंख अश्कबार है। शबीर जो है वो 22 लाख रुपए उसने एजेंट को दिए। खुरम नामी एजेंट है, खुरम जज्जा नामी एजेंट है, जिसको उसने यूनान जाने के लिए 22 लाख रुपए दिए। अपनी आंखों में बेहतर रोज़गार के ख्वाब सजाए वो यहाँ से निकला और अभी तक उसका कुछ पता नहीं कि वो किस हालत में है और कहाँ पर है। मेरे साथ इस वक्त उसके भाई कदीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पहले जी कदीर साहब, बताइएगा कि वो कब यहाँ से गए और कितने पैसे एजेंट को दिए थे? तकरीबन 1.5 महीना हो गया यहाँ से गए हुए। एजेंट को अभी तक ज़्यादातर उसी को पता है, तकरीबन उसी ने बात की है। 10 लाख पहले दिया है, कुछ बाद में भी दिए हैं। उसने मुझसे पूछा ही नहीं है। आपसे नहीं पूछा, घर में जिक्र नहीं किया था? बस उसी दिन पता चला है जब वो जाने लगा। आखिरी दफा आपकी क्या बात हुई थी? यहाँ पाकिस्तान में आखिरी दफा उसने कोई बात नहीं मुझसे की। फोन पे क्या बात हुई जब वो कश्ती में सवार होने लगा था? में सवार होने लगा, उसने बोला बाद में इस एजेंट से रब्ता करना, मेरी खैर खबर इसी से मिलेगी। क्या नाम है एजेंट का? खुरम जज्जा। तो अभी तक उसके बाद आपका रब्ता नहीं उससे हुआ? जी नहीं, उसके बाद रब्ता नहीं। शबीर की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ आखिरी बारी खुद शबीर दी बेटा कोई मेरे नाल गल नहीं हुई। मैं वांडे गई सा अपनी बेटियां को, ते मेरे मगरों ही तैयार होए ने, मगरों ही गए ने, ते होर बहुत वेच वट के ते बच्चे नूं तैयार ही ना कर दिता। ते मैं आख्या बेटा ना जा, तो उस आख्या मैं जरूर जाना। मैं आख्या तेनों अल्लाह दी सुपुर्द बेटा, तुसीं जाओ अल्लाह दी सुपुर्द। ते पैसा तेला मेरे पुत्तर वड्डे ने फाड़ ताड़ के लोकां को दिता। डंगर एक अद्धा बेच के, कोई एडे पाएदार भी असी नहीं, सब माड़े बंदे। ते कितने बच्चे ने शबीर दे? शबीर दे माशाल्लाह एक बेटा है, 2 बेटियां ने। की मुतालबा कर दे हो हुकूमत को? सियाने साड़ा बच्चा ही आ जाए, अल्लाह पाक ओदी सानू हवा दे जे, ते असी फिर भी बच जाने। नहीं तो फिर असी कुछ नहीं कर सकते। ते गुनाह किदा जे जिन्हें बेड़े च बच्चे पाए ने, उन्हें बच्चे पाए ने वध। बेटा बच्चे पाने से उन्हें 40,
ਤੇ ਪਾਰੀ ਤੇ ਨੇ 80 ਤੇ ਕੋਈ 87 ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਜਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਦਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਧੂਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਇਸ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ? ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਨ ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਤੇ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2 ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਅਸਾਂ ਰੱਸੇ ਐਸ ਰੁੱਖ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 7 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਰਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। जी यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले मासूम बच्चों का ताल्लुक 2 बच्चों का ताल्लुक सियालकोट की तहसील पसरूर से है, जो हमारे पास अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं हमें। उसमें एक बच्चा सुफियान है जिसकी उम्र 20 साल है, उसका ताल्लुक ऊंचे जजा से है, जबकि जो साथ ही उसके मुलिका गाँव है जिस वक्त मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इस गाँव का नाम मोरी के जजे है। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा आबिद है जिसकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। ये बड़ा दिलखराश वाक़या है। इस वाक़े में ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है। 2023 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था, उसमें भी काफ़ी जो है वो जवान बच्चों की जो है वो जाने गई। इस दिलखराश वाक़े से मुतालिक इलाके में काफ़ी शोक की फ़िज़ा है, लोग परेशान हैं, इस वक्त गमज़दा हैं लोग। मेरे साथ इस वक्त आबद के जो चचा हैं मोहम्मद परवेज़, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आबद कैसे गया और कितने पैसे दिए एजेंट को और क्या जो एजेंट से तय पाया था। जी परवेज़ साहब, हमें ये बताइएगा कि सबसे पहले ये बताया आबद की उम्र कितनी थी? जी 14 से 15 साल थी। तो कब गया यहाँ से? 2 माह पहले गया था। बताया ज़रा तफसील। यहाँ से पाकिस्तान से तकरीबन हमारे घर से 2 माह पहले यहाँ से चला और सऊदीया में और दुबई में स्टे करते करते वो मिस्र में भी स्टे किया और उसके बाद वो लीबिया पहुँचा। वहाँ तकरीबन कोई 2 माह रहा, तकरीबन कोई 2 माह रहा। और आज से कोई 5-6 दिन पहले जब ये कश्ती वहाँ से लीबिया से निकली है और जब ये रास्ते में जा रही थी और तकरीबन को थोड़ी यूनान से थोड़ी दूर करीब थी और वहाँ लहरों की जो लहरें आई हैं उसके वो हादसे का शिकार हो गई और उसी में वो उसका अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि उसके वो अभी डेथ हुई है या वो अभी ज़िंदा है, ये अभी तक हमें कन्फर्म नहीं हुआ। किससे राब्ते हैं वहाँ जो हमारे गाँव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं, हमारा उन लोगों से रब्ता है। हुकूमती सतह पर किसी से रब्ता हुआ है? जी हुकूमती सतह से अभी तक हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ और ना ही किसी ने उधर से हमारे साथ रब्ता किया, ना हमारा इधर से रब्ता हुआ है। बस जब वो हमारे गाँव के वहाँ लड़के रहते हैं उनसे हमारा रब्ता होता रहता है, तकरीबन 3-4 बार 5 बार, यानी कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे होता है रब्ता। और वो हमें कोई ऐसी कोई कन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि जो बता सकें कि अभी वो ज़िंदा है या वो मर चुका है। अगर वो ज़िंदा होता तो तब भी पता चलता, क्योंकि उसका कोई हॉस्पिटल में इलाज मार्चा होता, अगर वो मर गया होता तो तब भी पता चलता कि वो मिलता है या नहीं। अभी तक हमें कोई ये बताइएगा, आपने बताया 2 माह वो लीबिया में रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि कितने पैसे एजेंट को दिए थे, क्या नाम है एजेंट का? एजेंट का नाम तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि उसका वालिद सऊदीया में रहता है और उन्होंने उन एजेंट से रब्ता किया। अभी हमें ये तो पता नहीं है कि उसने किस एजेंट से रब्ता किया है। तकरीबन ये हमें पता है कि यहाँ से हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था जी। ऑनलाइन भिजवाया था जी अकाउंट में जी। और अभी तक ये हमें कंफर्म नहीं है कि एजेंट कौन है या किसके साथ उनकी बातचीत हुई है उसके वालिद की। कितने बहन भाई हैं? ये 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। ये बड़ा है सबसे? नहीं, ये तकरीबन तीसरे था, छोटा सा भाइयों में से तीसरा था। 2 महीने पहले गया। 2 महीने कितने गया सी? ये तो सऊदी अरब गया तो लीबिया गया। पहले सऊदी रहता सी? नहीं, इत्थों सऊदी अरब गया। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਊਦੀ ਤੋਂ ਲੀਬੀਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? आज तो 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन। ਹਾਂਜੀ। आखिरी राबता भी है?
ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੀਬੀਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ यूनान से निकले। ਹਾਂਜੀ प्रोग्राम के दिन अचने आई थे ने जे हो सके तो कोई ना जाए, ठीक है, लीगल तरीके ना जाए, तो जे वालदैन मजबूर होंगे फिर भेज देना। ठीक है माशाल्लाह पता लगा FSC सी। हाँ जी। वो अच्छे दी नौकरी शौकरी नहीं इतने नौकरी पाकिस्तान है कितने। हाँ जी एडा रोजगार हो तो इतने लोग बेचारे क्यों इस तरह करने जान। क्या इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कोई अमली इक़दाम किए गए हैं या ये वाक़यात महज खबरों तक ही महदूद रहते हैं? मज़ीद तफसीलात एक ब्रेक के बाद। वज़ीराबाद के इलाके रती ठठ के वक़ास अशरफ और वक़ार अशरफ यूरोप पहुंचने का ख्वाब लेकर घर से निकले। आबाई ज़मीन फ़रोख्त की, एजेंट को 45 लाख रुपए अदा किए, लेकिन अब वो लापता हैं। गुजरांवाला से राना अंसर ने इस मामले पर तहकीकात की हैं, उनसे जानते हैं। अजी यूनान कश्ती हादसे की तफसीलात जितनी अफसोसनाक और खौफनाक हैं, उससे जुड़े इंकशाफात भी उतने ही सनसनीखेज़ हैं। यूनान के करीब कश्ती उलटने का ये जो वाक़या पेश आया है, इसकी तफसीलात अब तक जो सामने आई हैं वो ऐसे है कि 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब यूनान का एक जजीरा है, गैवाडोस के नाम से इस जजीरे को जाना जाता है। यहाँ पर तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ हादसे का शिकार हुई। ये कश्तियाँ लीबिया के इलाका तबरोक से रवाना हुई थी यूनान जाने के लिए, और वहाँ समंदर के गहरे पानियों में ये कश्तियाँ डूब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया गया उसमें बचाए गए अफराद में 44 पाकिस्तानी थे, ऐसे खुशनसीब जिन्हें बचा लिया गया, लेकिन जाँ बाक होने वालों में 48 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। 8 अफराद की अभी तक डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन 40 लापता हैं। इन 40 अफराद को भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद मुर्दा तस्वर कर लिया गया, जिसके बाद डेथ टोल जो है वो 48 तक पहुंच चुका है। 48 पाकिस्तानी हैं जो कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए हैं। लेकिन नाजरीन, कश्ती हादसे का ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है। तारकीन वतन के जाँ बहक होने और हादसात के वाक़यात अक्सर पेश आते रहते हैं, और इस वाक़े की तरह तकरीबन तमाम वाक़यात में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक़ गुजरांवाला रीजन से है। ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि इस रीजन में शामिल जो दूसरे अजला हैं, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और गुजरात से जुड़े जो कश्मीर के इलाके हैं, वो इंसानी स्मगलिंग का गढ़ हैं। दहाइयों पुरानी इसकी तारीख़ है। कहा जाता है कि 60 की दहाई में जब मंगला डैम तामीर हुआ तो यहाँ रहने वाले जो लोग थे, यहाँ जो पूरा शहर आबाद था, उसको बरतानिया की शहरियत देकर बरतानिया भिजवा दिया गया। बदकिस्मती से यहीं से इंसानी स्मगलिंग की इस तारीख़ का भी आगाज़ होता है। इतनी बड़ी तादाद में एक जगह बसने वाले लोग एक वक्त में जब बाहर गए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को भी बाहर बुलवाना शुरू कर दिया। एक वक्त था कि हवाई रास्तों से ये लोग बाहर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर सख्तियां हुई। लेकिन यहाँ दौलत की रेल पेल देखकर जो लोग बाहर सेटल थे, उन्होंने अपने इलाकों में बड़े बड़े घर बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदी, जिसे देखकर यहाँ बसने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी इस लाइफस्टाइल को हासिल करने के लिए यूरोप जाना शुरू कर दिया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਆ ਯੂਨਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੀਬੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਫਿਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
वो साड़ी मदद की जाए। असी इस टाइम मददगार हाँ, जो कोई कर सकते हो तो मेहरबानी। केड़ा इलाका पाकिस्तान? गुजरात। लीबिया कितनी देर रहे हो? लीबिया डेढ़ 2 महीने रहे हैं। शिप जो टुरिया किहड़ी तरीक नूं टुरिया, किहड़ी तरीक नूं डुब्बा? शिप साडा 10 तरीक रात नूं असीं निकले हैं, 10 तरीक रात नूं असीं निकले हैं ते 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਰਵਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸੱਟੇ ਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਲੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਸੀਵ ਹੋਏ ਆ 12 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਮਾਦ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਮਦ। ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਾ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं FIA हेडक्वार्टर गुजरांवाला के बाहर। हमने कोशिश की कि इंसानी स्मगलिंग और यूनान कश्ती हादसे से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात FIA हुकाम के ज़रिए आप तक पहुँचाए जाते, लेकिन डायरेक्टर FIA गुजरांवाला ने इस वाक़या से मुतल्लिक ऑन कैमरा गुफ्तगू करने से माजरत कर ली। FIA की तहकीकात से मुतल्लिक जो तफसीलात हम तक पहुँची हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। FIA ने यूनान कश्ती हादसे से मुतल्लिक 28 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए हैं और 9 मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। लेकिन जैसे हम पहले बता चुके हैं कि सियालकोट की एक जज्जा फैमिली है जिसका मरकज़ी किरदार इस सारे वाक़े में सामने आया है। ये जज्जा फैमिली पाकिस्तान में आलमी गिरोह के ऑपरेटर्स के तौर पर काम कर रही थी। इसके साथ साथ गुजरात में कैसर नामी इंसानी स्मगलर का अहम किरदार था। मंडी बहाउद्दीन में अशरफ सलीमी और कश्मीर के इलाकों में शमरेज़ फ़ौजी काम कर रहा था। इसके साथ साथ इनके साथ काम करने वाले इनके सहूलतकार हैं जिन्होंने यहाँ लोगों से 25 से 30 लाख रुपया फ़ी कस वसूल किया। तो जो इंसानी स्मगलर की एक फहरिस्त सामने आई है, 30 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जैसे पहले हमने बताया गिरफ़्तार अफराद की तादाद 9 है, लेकिन FIA का ये कहना है कि 16 इंसानी स्मगलर्स के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी कानूनी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सियालकोट की ये जो जज्जा फैमिली है इसके बारे में FIA का ये कहना है कि इनमें जो मरकज़ी एक मुलज़म है उसका नाम है कमरुज़्ज़मान उर्फ़ खुरम जज्जा। खुरम जज्जा पहले लीबिया में मुकीम था, लेकिन अभी जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यूनान कश्ती हादसे के बाद खुरम जज्जा लीबिया से फ़रार हो चुका है। पाकिस्तान में खुरम का भाई उस्मान जज्जा सारे मामलात देख रहा था। उस्मान की जो बीवी है और खुरम जज्जा की बीवी, ये दोनों ख़वातीन भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं। इसके साथ साथ जज्जा फैमिली के दूसरे लोग हैं, साकब जज्जा नामी इंसानी स्मगलर है, आसफ जज्जा है। ये सारे लोग यहाँ पाकिस्तान में गुजरांवाला रीजन में इंसानी स्मगलिंग के कारोबार से वाबस्ता हैं। उस्मान जज्जा जो मरकज़ी एक मुलज़म था पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ FIA ने पहला मुकदमा दर्ज किया यूनान कश्ती हादसे का, और हमें बताया गया कि उस्मान सियालकोट जेल में पहले से बंद है। यानी जब कश्ती हादसे का वाक़या पेश आया तो उससे कुछ दिन पहले उस्मान लड़ाई झगड़े के एक मुकदमा में गिरफ़्तार होकर सियालकोट जेल में था। FIA ने हमें बताया कि उस्मान सियालकोट जेल में है तो उसको इस मुकदमे में गिरफ़्तार करके तफ्तीश की जाएगी, जिसके ज़रिए दूसरे मुल्ज़मान तक पहुँचा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, FIA अपनी कानूनी कार्रवाई में मसरूफ़ रहा और इसी दौरान उस्मान जज्जा लड़ाई झगड़े के मुकदमे में ज़मानत करवा कर जेल से निकलकर रुपोश हो गया। जब उस्मान रुपोश हो गया तो FIA और सियालकोट पुलिस इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालने लगे। FIA का कहना था कि उस्मान से मुतल्लिक़ सियालकोट पुलिस को बता दिया गया था कि ये मुल्ज़म एक हाई प्रोफाइल केस में FIA को मतलूब है, लिहाजा इसकी ज़मानत या रिहाई से पहले FIA को ख़बर की जाए। लेकिन सियालकोट पुलिस का ये कहना था कि FIA ने ज़ुबानी तौर पर मकामी थाने की पुलिस से राब्ता रखा
ऑफिशली और तहरीरी तौर पर सियालकोट पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। तो इस बारे में भी हमने FIA हुकाम से सवालात किए तो उन्होंने बताया कि इसमें गफलत बरतने वाले FIA के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है और पुलिस ऑफिशल्स जो इससे आगाह थे उनके ख़िलाफ़ पुलिस डिपार्टमेंट में अलग से इंक्वायरी चल रही है। लेकिन उस्मान अभी तक रुपोश है। तमाम दावों के बावजूद FIA उस्मान को अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर सका। ताहम FIA हुकाम का ये कहना है कि जितने भी मुल्ज़मान हैं उस पर FIA की मुख्तलिफ़ टीमें काम कर रही हैं। उन्हें जल्द अज जल्द ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि उन्हें अदालत से सज़ाएँ भी दिलवाई जाएंगी। नाजरीन, कश्ती हादसे से जुड़े दो अहम पहलू हैं जिनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है। एक तो यूनान में जाँ बाक होने वाले पाकिस्तानियों में कम उम्र लड़के भी शामिल थे, यानी ऐसे नौजवान थे जिनकी उम्रें सिर्फ 13 से 14 साल तक थी। ये 13 से 14 साल के नौजवान यूनान में कैसे पहुँचे, लीबिया कैसे गए, यहाँ से एयरपोर्ट से उन्होंने ट्रैवल कैसे किया, ये सारे सवालात भी ऐसे हैं जिनके जवाबात ना सिर्फ FIA बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे हैं। 13 से 14 साल के नौजवानों ने शनाख्ती कार्ड कैसे हासिल किए, फिर उनके पासपोर्ट कैसे बन गए और एयरपोर्ट से जब वो ट्रैवल करके जा रहे थे उन्हें क्यों नहीं रोका गया। ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आने तक इसकी तहकीकात नामुकम्मल रहेंगी। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि FIA के एहलकारों ने यहाँ से जाने वालों को सहूलतकारी फ़राहम की। FIA एहलकारों ने गैर ज़िम्मेदारी और गफलत का मुजाहरा किया। दौरान तहकीकात ये बात भी सामने आई कि FIA के अफसरान और एहलकारों ने भी इस सारे मामले में सहूलतकारी का किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, ये हादसा हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए एक स्याह बाब बन चुका है और गैर कानूनी हिजरत माफिया बदस्तूर सरगर्म नजर आते हैं। FIA की जानिब से इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ अभी तक माजी के वादों तक महदूद नजर आती हैं। अब तक की तहकीकात से मजीद पेशरफ सामने आना अभी भी बाकी है। ये मसाइल तभी ख़त्म होंगे जब कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और आवाम भी इन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जुर्म और सज़ा के साथ एहतियात, शऊर और इंसाफ का सफ़र जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।